हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटर का चैप्टर फर्स्ट। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में एक ब्रांच जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और याद रहे गाइस, हम अगले कुछ दिनों तक ऐसे लोग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी ऐसी चीजों के बारे में जिसको आप देख नहीं सकते, और वो है इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली आप उसको देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन स्कोप की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो फिलहाल आप नॉर्मली तो देख नहीं सकते, खासकर इस लेवल पर। तो इसलिए आप ये याद रखिए कि उसके बारे में जितना ज्यादा आप जानकारी जुटा सकें वो जुटा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इसके दो ब्रांच होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। ओके, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये है इलेक्ट्रोडायनामिक। ओके यार, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये हो गया इलेक्ट्रोडायनामिक। इन दोनों के अपने अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, इसमें हम स्टेशनरी चार्ज के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रोडायनामिक होता है, डायनामिक, आप डायनामिक पहले ही जानते हैं, आपने पढ़ा है क्लास फर्स्ट ईयर में, मतलब मोशन। यानी यहां पर हम इलेक्ट्रिकल चार्ज के मोशन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई चार्ज मोशन में होता है तो क्या होता है। यहां पर हम पढ़ेंगे एक स्टैटिक चार्ज के बारे में, स्टेशनरी चार्ज। तो स्टेशनरी चार्ज क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो डायपोल बना सकता है। इस तरह से हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोडायनामिक में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इसका एक इफेक्ट हो गया। दूसरा जैसे मैग्नेटिज्म आ जाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब जो आते हैं वो इलेक्ट्रोडायनामिक के होते हैं। ओके गाइस, तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी एक स्टेशनरी चार्ज के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि हमारा नेचर जो होता है, ठीक है, नेचर, क्योंकि अगर हम कोई चीज बेसिक से शुरू करते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आता है। और वो कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर बेस मजबूत है तो आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना दो, फाउंडेशन अगर आपके मकान का मजबूत है तो आप उसको कितना भी ऊंचा ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपने बेस को मजबूत नहीं किया, फाउंडेशन को, तो आप बहुत ज्यादा ऊंचा बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेस जरूरी है। तो यहां पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के, और इससे पहले मैं आपको बताऊंगा नेचर। तो जो हमारा नेचर होता है, नेचर हमारा दो चीजों से मिलकर के बना होता है, मैटर और रेडिएशन, ठीक है। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। आप जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ता जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। क्या होता है जनरलाइज, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूं। मैटर, हमारा जो नेचर होता है, वो दो पार्ट में बटा हुआ है। नेचर ये दो चीज में होता है। इसके पास क्या क्या होता है, मैटर और रेडिएशन, ठीक है। तो हमारा मैटर और रेडिएशन, ये दो चीजें जो हैं, ये एक दूसरे से भी रिलेटेड होती हैं। बाय रेडिएशन से हम मैटर को भी बना सकते हैं और मैटर हमारा रेडिएशन में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे नेचर में होती हैं। अब मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसका एक प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। मैटर की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि कोई भी मैसिव पार्टिकल्स जो होता है, वो एक दूसरे मैसिव पार्टिकल्स पर फोर्स अप्लाई करता है, एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। तो यहां पर
इसके अलावा भी कुछ फोर्स हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए, जैसे कि आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड से चाक पे लिखा जाता है, ठीक है, सॉरी, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा जाता है या ग्रीन बोर्ड पर लिखा जाता है, तो एक छिपकली दीवार से चिपकी हुई होती है। ये सारी चीजें, कभी आप देखते हैं कि आपके बॉडी से आपका कपड़ा जो होता है वो चिपक जाता है, या आप कंघा करते हैं तो चट चट की आवाज आती है। इस तरह भी के कई फोर्सेस जो होते हैं जो अपने आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो सोचिए, एक छिपकली जो कि एक दीवार से चिपकी हुई है, तो छिपकली के पास भी मास है और अर्थ के पास भी मास है। तो क्या अर्थ जो कि इतनी बड़ी है, जिसका मास इतना ज्यादा है, क्या वो उस छिपकली पर फोर्स नहीं लगा रही होगी? अपनी ओर लगा रही होगी। लेकिन हम देखते हैं, जैसे यहां पर 3 कंपोनेंट्स हम समझते हैं, जैसे हमारा एक वाल, दूसरी छिपकली और तीसरा अर्थ। तो आप अगर देखें तो जैसा कि आपने पढ़ा था F इजकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे अर्थ और छिपकली, इनके बीच एक फोर्स लगता है, हमारे दीवाल और छिपकली के बीच भी एक फोर्स लगता है। तो अगर हम दोनों के फोर्स का कंपैरिजन करें तो हम ये देखते हैं कि अर्थ के थ्रू छिपकली पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कहीं ज्यादा होगा कंपैरिजन टू वाल। वाल का मास इतना ज्यादा नहीं है जितना कि अर्थ का है, लेकिन फिर भी छिपकली दीवार पर चिपकी हुई है। तो ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है ऐसा? क्या वहां पर कोई और फोर्स है? हमारे दिमाग में यही बात आती है। हम देखते हैं एक चाक से हम जब बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो चाक के कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लिंट हो जाते हैं। किससे? हमारे ब्लैक बोर्ड से। क्यों? क्यों एक चाक जा करके एक ब्लैक बोर्ड से चिपक जाता है? क्या ऐसा है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको पकड़ लेता है? हम देखते हैं एक पेपर के ऊपर हमने कुछ गम लगाया, उसके ऊपर दूसरा पेपर रख दिया और देखते हैं कि वो उससे चिपक गया। क्या है ऐसा, कौन सा फोर्स है जो उसको पकड़ लेता है? क्या उस पर अर्थ फोर्स नहीं लगा रही है? क्या उन दो पेपर के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, क्या वो अर्थ से कहीं ज्यादा है? आंसर है नो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो मास पर डिपेंड करते हैं, और हम देखते हैं कि मास अर्थ का बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको नहीं खींच पाता है। तो इससे एक सेंस ये निकाला गया कि कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे एक मैटर में, हमारे एक मैसिव बॉडी में, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट पर लगता है। तो वो दूसरा जो था उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दूसरा फोर्स जो हमारा लगता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। और एक जो पहला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा वो कौन था? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हमारा एक मैसिव पार्टिकल्स, एक मैसिव ऑब्जेक्ट दो तरह के फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि सॉरी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लगते हैं यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ड्यू टू मास लगते हैं, लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो चार्ज की वजह से लगता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस। थेल्स ने इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखा था। उन्होंने ये देखा कि जब भी हम किसी चीज को अपने कपड़े में रब करते हैं, तो हम जब रब करते हैं तो ये प्लास्टिक जो होता है वो हल्के हल्के पेपर के पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, हमने इसको ऐसे रब किया और अगर हम इसको पेपर पीस के पास लेकर जाएं तो हम देखते हैं अट्रैक्ट कर लेता है। आप खुद करके देखिएगा अपने साथ। आप स्केल ले लीजिए, स्केल को रब कीजिए, और जब आप स्केल को अपने बाल से रब करेंगे तो छोटे छोटे पेपर के पीस के पास जब आप लेकर जाएंगे तो वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये चीज थेल्स ने भी देखा और इसको देखा कि जब वो रब करते हैं तो हमारे मैटर के पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने लगती है, बट उसका रीजन मास नहीं होता है।
फिर से इस चीज को हम समझते हैं कि उसका रीजन मास क्यों नहीं है। जैसे देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट था और एक पेपर का पीस हम लेते हैं, तो उसके पास जब इसको लेकर जाते हैं बिना रबिंग के, ठीक है, रब करने से पहले जब हम इसको लेकर जाते हैं, तब हम देखते हैं यही प्लास्टिक उस पेपर पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमने इसको रब किया, रब करने के बाद जब लेकर जाते हैं तो देखते हैं उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो यहां पर अगर मास ही रिस्पॉन्सिबल होता तो रब करने से पहले क्या इसके पास मास नहीं था? था। इसके पास पहले भी मास था, लेकिन फिर भी इसने ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, पेपर पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं किया। दैट्स मीन इस समय जो फोर्स लग रहा है उसके लिए मास रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रबिंग करने के बाद जो फोर्स लगता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज। और थेल्स ने बताया कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती है। जब भी हम दो बॉडी को रब करेंगे तो बॉडी क्या होगी? चार्ज हो जाएगी। तो जब बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी वो दूसरे बॉडी पर एक फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इस फोर्स का नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका रीजन क्या बताया गया? चार्ज को बताया गया। उस समय तक हमारे पास जो नॉलेज थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता चलता था कि कौन क्या है। तो बस हम ये समझते थे कि हमने जब दो चीजों को रब किया तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, बस। फ्रैंकलिन ने इसको और देखा, तो फ्रैंकलिन ने ये देखा कि जब हम सेम मटेरियल्स को, जैसे मान लीजिए कि आपने एक ग्लास रॉड को रब किया एक ऊनी कपड़े से, और दूसरे ग्लास रॉड को भी ऊनी कपड़े से रब किया, तो ये देखा कि दोनों ग्लास रॉड को जब हम पास लेकर आते हैं तो वो दूर हट जाता है। उन्होंने ये देखा कि अगर हम रब करके एक ग्लास रॉड को यहां पर लटका देते हैं और दूसरा ग्लास रॉड इसके पास जब लेकर आते हैं, तो ये हमारा जो ग्लास रॉड होता है ये इससे दूर हट जाता है। तो फ्रैंकलिन देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गए भाई कि ये कैसे हो रहा है। और ये इसको हटा करके जब प्लास्टिक लेकर आते हैं इस ग्लास के पास, तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस बेसिस पे हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ वो दो टाइप का हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। और इस बेसिस पे चार्ज की भी डिस्कवरी होगी कि हमारे चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इस फेनामेना की वजह से, इस प्रैक्टिकल की वजह से, या यूं कह लीजिए कि जो भी हमने देखा उसके बेसिस पे, भाई जो साइंस होता है हमारा जो फिजिक्स है वो नेचर को स्टडी करना है। तो यहां पर हमने देखा कि इन दोनों के बीच में फोर्स दो तरह के लगते हैं। अगर सेम मटेरियल है तो रिपल्शन का फोर्स लगता है, और अगर डिफरेंट मटेरियल्स हैं यानी पॉजिटिव और निगेटिव, सॉरी प्लास्टिक और ग्लास, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमें यह पता चला कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। तो फ्रैंकलिन ने इसका नामकरण किया, ठीक है, और इसके नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे हमने इसका नाम रखा पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसके पीछे क्या कहानी थी कि फ्रैंकलिन ने, अक्सर हमने देखा कि साइंस में अगर कोई चीज हम ढूंढते हैं या कोई चीज कोई भी साइंटिस्ट जब डिस्कवर करता था तो हम उसी के ऑनर में उसका नाम रख देते थे। लेकिन यहां पर फ्रैंकलिन ने इसको नाम दिया, तो फ्रैंकलिन ने अपने नाम पे उस चार्ज को नाम ना देकर के पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों रखा?